स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व की पूर्व संध्या पर मैं समस्त देश के निवासियों को तथा माताओं को, बहनों को और भारत की ऊर्जावान शक्तियों को प्रणाम निवेदित करता हूं। सर्वप्रथम मां के चरणों में, जैसा कि वाल्मीकि जी ने लिखा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अपि स्वर्णमयी लंका मयि न रोचते लक्ष्मी। ऐसी मां को जो पूरे विश्व की तुलना में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे अधिक मूल्यवान, सबसे अधिक प्रतिष्ठित ऋषियों मुनियों की ये मेरी मां, मैं चरणों में नमन करता हूं। साथियों, आज 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर मेरा व्याख्यान 1857 की क्रांति के विषय में होगा, जिसे हम 2 भागों में विभाजित करके अपना कार्यक्रम संपन्न करें। सर्वप्रथम मैं ऐसे शहीदों को, ऐसे देशभक्तों को, ऐसी वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं इस पावन अवसर पर, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना लहू देकर के सींचा है। उनके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। अगर हम कुछ कहना भी चाहते हैं तो शब्द थोड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि उस समय का वातावरण ऐसा था जब हम अंग्रेजों की दासता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके समक्ष न बोल सकते थे, न अपना विचार प्रकट कर सकते थे। जो कुछ भी ब्रितानी हुकूमत का संदेश होता था, आदेश होता था, वही कानून बन जाता था। सर्वप्रथम मैं ऐसे वीरों के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं तथा 4 पंक्तियां उनके लिए मेरी तरफ से हैं। शहीदों ने वतन की बना के टोली निकले, शहीदों ने बना के वतन की टोली निकले, जंगे आजादी में थे खेलने होली निकले, जंगे आजादी में थे खेलने होली निकले। जैसे हम लोग सामाजिक त्योहार मनाते हैं, उसी प्रकार से हमारे ऐसे शहीद टोली बना बना करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, मानो उत्साह मना रहे थे। क्योंकि 1857 की जो क्रांति है, उसके लिए भी 4 पंक्तियां मैं प्रस्तुत करता हूं। 1857 के वीरों का वंदन बार बार, 1857 के वीरों का वंदन वार वार,
मैं झांसी वाली रानी के चरणों में शीस झुकाता हूँ, मंगल पांडे सैनिक के चरणों में शीस झुकाता हूँ। पावन प्रताप तेरी जय हो, हे वीर शिवालो नमस्कार। 1857 के वीरों का वंदन वार वार। मैं सुभाष चंद्र के चरणों में अपना शीस झुकाता हूँ, नेताजी को कर नमस्कार। अगला वृत्तांत सुनाता हूँ, अगली क्रांति सुनाता हूँ। मित्रों, मैंने इसलिए कहा कि संपूर्ण विश्व में ये भारतवर्ष की जो धारा है ये सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ऊर्जावान। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जिस देश की धरती में शस्य श्यामला हरी भरी फसलें होती हो और ऐसी ऋतुएं होती हो जो मनमोहक हो, फसलें होती हो तथा खनिज पदार्थ का भंडारण हो, और सबसे बड़ी जो कीमती धरोहर है वो भारत का शौर्य है, भारत के जवानों का, भारत की वर्दी का शौर्य है। उनकी ऊर्जा देश के लिए लगती है और अपना प्राण अर्पित करके ऐसे देश के नौनिहाल जो देश की सीमा की रक्षा करते हैं। मैं आज ऐसे ही एक क्रांतिकारी पुरुष को नमन करता हुआ याद करता हूं, जो इसी भारतवर्ष की धरती पर पैदा हुए हैं। उत्तर प्रदेश की एक ऐसी ऊर्जावान धरती है, बलिया जिले की वह भूमि, जहां पर एक ऐसा बालक जिसका नाम मंगल पांडे, जिसके पिता का नाम दिवाकर पांडे और जिसकी माता का नाम श्रीमती अभय रानी। लगता है कि विधाता ने अभय रानी का नाम सिर्फ इसलिए रख दिया था कि उनके कोख से एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जो केवल भारतवर्ष का ही क्रांतिकारी पुरुष नहीं होगा, उसका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा और युग युगांतर तक उसे याद किया जाएगा। जब तक सूर्य, चंद्रमा और तारे रहेंगे, यह पृथ्वी पर हमारी ये सृष्टि रहेगी, तब तक मंगल पांडे का नाम एक क्रांतिकारी के रूप में, एक युग के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में याद किया जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे कि 1857 की क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, वर्तमान समय में कोलकाता, परंतु पूर्व काल में कलकत्ता महानगर के पास एक बैरक हुआ करती थी। उस बैरक में कुछ सैनिक भारत के थे जो अंग्रेजों के अधीन थे और वो उनके अधीन में नौकरी करते थे।
उसमें से हमारे देश का एक ऐसा युवा भी सर्विस करता था जिसका नाम था मंगल पांडे। एक दिन का ऐसा समय आया जिस समय परेड हो रही थी। परेड के समय में मंगल पांडे जी ने एक अंग्रेज अधिकारी से, जिसका नाम था मेजर ह्यूसन, पूछा कि क्या राइफल चलाने के लिए जो बंदूकें चलाई जा रही हैं, इनमें सूअर और गाय की चर्बी का तेल लगता है? क्योंकि अंग्रेजों के लिए तो यह बहुत साधारण बात थी। यूरोपीय कंट्री में सूअर की मांस खाना, गाय की मांस खाना तो बहुत ही साधारण बात होती है, लेकिन उसी मांस का तेल निकाला जाता था और तेल निकाल करके उस समय जो कीमत थी उस तेल की, 1 किलो तेल की कीमत 4 आना थी। और वह तेल जो गोली होती थी, जो जिसमें ऊपर का भाग लगाया जाता था, कैप होती थी, उसको चलाने के लिए दांतों से खींचना पड़ता था, तब राइफल कहीं दबती थी। ऐसा प्रश्न ह्यूसन से करने वाले मंगल पांडे जी को उत्तर नहीं मिला और उन्होंने अपने राइफल में, उनके 2 गोलियां थी, एक गोली से ह्यूसन को वहीं पर घायल कर दिया और वो वहीं अचानक मर गया। दूसरी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कुछ अंग्रेज मंगल पांडे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक ऐसा नाम आता है जिसका नाम था लेफ्टिनेंट बाघ। लेफ्टिनेंट बाघ को मंगल पांडे ने गोली मारी, जाकर के उसके घोड़े के पैर में लगी और वह गिर गया। गिरने के बाद उस राइफल में जो संगीन लगी हुई थी, उससे मंगल पांडे ने उसका कत्ल कर दिया। यह समाचार जब अंग्रेजों को मिला तो अंग्रेज बौखला गए और उन्होंने एक रणनीति बनाई। रणनीति यह बनाई कि मंगल पांडे को कैसे हम लोग पकड़े, कैसे उनको बंदी बनाए। और मंगल पांडे ने 15 मिनट तक ह्यूसन को मारने के बाद अपना प्रभावी भाषण दिया, जिसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि तत्काल कुछ भारतीय सैनिकों ने वहां पर समर्पण कर दिया और अपनी नौकरी छोड़ दिए। ऐसी स्थिति में मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 18 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई, सिर्फ इसलिए कि एक सत्य से संबंधित वो प्रश्न पूछ रहे थे, उसका जवाब नहीं मिला। जवाब मिलना वाजिब था, परंतु अत्याचार के सामने कोई सुनने वाला नहीं। आपको ये भी मैं बता दूं कि गाय मेरी मां है, मां की
चर्बी से निकाले गए तेल को अपने दांत से उस कारतूस के कैप को काटना, मुसलमानों को शुगर की चर्बी से निकाले गए तेल को, तेल से बनी हुई उस कैप को निकालना दांत से, ये दोनों के लिए बहुत ही कष्टकर बात थी। गाय के मांस को तो हम बीफ कहते हैं, लेकिन शुगर के मांस को हम अंग्रेजों की डिक्शनरी में जो लिखा हुआ है उसको पोर्क कहते हैं। इस प्रकार के समीचीन प्रश्न का उत्तर न पाने पर मंगल पांडे को फांसी दी, और फांसी देने के लिए कोई जल्लाद तैयार नहीं हुआ। प्रलोभन दे करके, लालच दे करके, पदोन्नत की लालच दे करके, पैसे की लालच दे करके कलकत्ता से फांसी के लिए जल्लाद बुलाए गए, और ऐसे हमारे उस नवनिहाल युवक को अंग्रेजों ने फांसी दे दिया। लेकिन उसका बदला चुकाने के लिए एक नहीं, भारत माता की कोख से अनेकों ऐसे वीरों का जन्म हुआ जिन्होंने ये ठान ली कि मादरे वतन पे हम जान निछार करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो अब सफर करते हैं। मित्रों, 1100 भारतीय सैनिकों ने नौकरी छोड़ दिया, और नौकरी छोड़ करके वो निकल गए बाहर, और जो सैनिक कुछ बचे हुए थे उनको अंग्रेजों ने इस तरह से यातनाएं दी, उनके हाथ में हथकड़ी पहना दी गई, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, और तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी जेल में बंद करके। तो कुछ 1100 सैनिक जो भारतीय सैनिक थे जिन्होंने नौकरी छोड़ दिया था, वो सब्जी भाजी लेने के लिए जब निकलते हैं शाम को, तो उनको महिलाओं ने, वहां के लोगों ने बहुत धिक्कारा, और वो बोलने लगे कि आपके भाइयों को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है और आप लोग स्वाभिमान खो करके बैठ गए। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए वो 1100 भारतीय सैनिकों ने, आप जानते हैं कि गंगा सागर कलकत्ता के पास ही है, जाकर के गंगा नदी वहीं मिलती है, और उन लोगों ने अपने हाथों में गंगा जल लेकर के कसम खाया अंग्रेजों के खिलाफ, हम एक एक को जब तक बदला नहीं ले लेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। और वे सभी भारतीय सैनिक कई दिशाओं में निकल पड़े, अपना भाषण देते थे तथा अपनी टोली तैयार करते थे। उन्होंने ठान लिया था कि हमारा जो जीवन है अंग्रेजों को बर्बाद करने के लिए ही है, हमें से अंग्रेजों को अपने देश में नहीं रहने दें। और उस समय अंग्रेजों की जो ब्रितानी हुकूमत थी वो पूरे विश्व में इस तरह से व्याप्त हो गई थी। सारे देश तो गुलाम हुए, लेकिन उन देशों को गुलामी से मुक्त होने में बहुत अधिक समय नहीं लगा। भारतवर्ष को इतनी यातनाएं सहनी पड़ी कि लगभग 100 वर्ष से ज्यादा लग गए आजादी के लिए। 1857 की क्रांति के बाद हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए,
हमारा कितना समय लग गया, कितने लोगों ने अपना खून पसीना बहाया। इसी कड़ी में मैं बताना चाहूंगा, हमारे देश की महिलाएं जिनको अबला कहा जाता था, वो सबला हो गई। वीरों की अर्थी में अपना कंधा दे करके श्मशान तक जाने लगी हैं। और यही नहीं, झांसी की रानी के विषय में हमने कविता पढ़ी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। वह झांसी वाली रानी 1858 में केवल एक युद्ध में पराजय हुई थी, बाकी अंग्रेजों के खिलाफ हर युद्ध उन्होंने जीता था। ऐसी थी हमारी महारानी लक्ष्मीबाई, जिनके विषय में हमारे पास शब्द बहुत थोड़े पड़ जाते हैं। मित्रों, बहुत सारी बातें हैं हृदय में, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन समय की ऐसी पाबंदी होती है, समयांतर्गत ही अपने विचारों को प्रकट करने की एक बाध्यता होती है। आइए दूसरे भाग में हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने मेरठ में अपनी एक छावनी बनाई थी और मेरठ की जो धरती है वो इतनी ऊर्जावान धरती है कि वहां के जाटों ने ऐसा लोहा लिया अंग्रेजों से कि वे अपने हथियार, उनके पास बंदूकें नहीं थी, उनके पास हंसिया थी, खुरपी थी, ऐसे हथियार थे जिन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और अंग्रेजों को ललकार करके क्रांतिकारियों की फांसी का बदला लेने का संकल्प लिया और उन्हें मेरठ में बगल में ही एक चर्च, उस चर्च में जिस समय रविवार के दिन एक ऐसा कानून पास हुआ था कि अंग्रेज चर्च जाएंगे और इसलिए रविवार के दिन छुट्टी रहेगी, अवकाश रहेगा और भारतीय अपने स्थान पर रहेंगे। पता चल गया कि चर्च में काफी अंग्रेज वहां पर इकट्ठा हैं। पहुंच करके लोगों ने उस चर्च में आग लगा दी। आग लगा दिया, काफी लोग जल गए, क्योंकि ऐसे क्रांतिकारियों का बदला लेने के लिए हमारे युवा साथियों ने ठान लिया था। जाट अपने साहस के लिए और अपने बलिदान के लिए तथा अपने मुल्क की सुरक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण की श्रेणी में आते हैं, इसलिए उनके नाम से एक रेजिमेंट भी बनता है। जैसे गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, इस तरह के रेजिमेंट बनते हैं वीरता के आधार पर, जिनका शौर्य अधिक होता है। मित्रों, मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करने के पहले बताना चाहूंगा कि जिस समय चर्च में आग लगाई गई उस समय काफी अंग्रेज खत्म हो गए। इसके बाद मेरठ के लोगों ने दिल्ली में धावा बोल दिया। दिल्ली में दरियागंज आप जानते होंगे, बहुत प्रसिद्ध जगह है वहां की, जहां पर अंग्रेजों के अस्त्र बनते थे,
छापे खाने थे, सिक्के छपते थे, वहां पर आक्रमण हो गया और मात्र कुछ ही दिनों में यूनियन जैक के झंडे को जला करके भारतीय तिरंगे को फहरा दिया गया, दिल्ली पर भी कब्जा हो गया। और इसमें सहयोग संतों महात्माओं का भी रहा। कुछ लोग पूरब से पश्चिम आए, कुछ लोग पश्चिम से पूरब आए, और कुछ अंग्रेज तो ऐसे पकड़े गए जिन्होंने कोयले की राख लगा लिया अपने शरीर में बचने के लिए कि हमको कोई ये ना समझे कि हम अंग्रेज हैं। अपनी बचत के लिए उन्होंने कोयले की राख लगा करके अपने प्राणों की रक्षा की। यह है भारत का शौर्य, यह है भारत की गाथा। मैं 1857 की क्रांति के अतिरिक्त भी ऐसे शहीदों का नाम अवश्य लेना चाहता हूं। उधम सिंह, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, कितने नाम गिनाए हैं, कितने वीरों का बलिदान होने के उपरांत भारत माता की आजादी पुनः लौट करके आई। और जब यह दुल्हन सज धज करके दिल्ली में आई तो उसको लाने वालों में 4 कहार थे, जिनका जातीय संकेत है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई। सब लोगों ने अपने कंधे से कंधा मिला करके उस दुल्हन को लेकर के आए। आज हमारा मुख्य विचार का उद्देश्य है कि हम इस परंपरा को जागृत रखें, कहीं सो न जाए, कहीं आलस्य न हो जाए, क्योंकि हमारी संस्कृति पर आक्रमण हो रहे हैं, हमारी सभ्यता पर आक्रमण हो रहे हैं, हमारे आचरण पर आक्रमण हो रहे हैं। और ये हम तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब तक हम हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। पुनः मैं ऐसे अवसर पर समस्त देशवासियों को, माताओं बहनों को, भारत के भविष्य ऊर्जावान युवकों को एक बार स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने हृदय की लक्ष्य लक्ष्य कामनाएं समर्पित करता हूं तथा मां के चरणों में 4 पंक्तियां बिखेरता हूं। देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, जहाँ शहीदों के शोणित की एक बूंद भी गिरती है, मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वह धरती है, मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वह धरती है। मात तुम्हारी यही चाहती देशभक्ति मत विसराना, स्वतंत्रता के लिए पुत्र तुम हंसते हंसते मर जाना, हंसते हंसते मर जाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबने
मेरे विचार को सुना होगा। अगर कोई मानवीय त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जो कोविड-19 के नाम से जानी जा रही है, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। हमारे शासन द्वारा, चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्देश हो, चाहे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संदेश हो, हम नियमों का पालन करते हुए निश्चित रूप से कोरोना जैसी महामारी से जंग जीतेंगे और अपने देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। हर सुबह आए नया संदेश लेकर, हर किरण आए नया उन्मेष लेकर, चढ़ चले ऊपर समूचा राष्ट्र लेकर, चढ़ चले ऊपर समूचा राष्ट्र लेकर। जय हिंद।